हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लाया हूँ आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ सीरीज़। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी के बारे में। देन आफ्टर हिज वर्क्स मेनली हम टारगेट करेंगे एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन को। बायोग्राफी वैसे किसी भी ग्रेड के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। ये हर किसी कंपटीशन में बायोग्राफी जो है उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि किसी एक पर्टिकुलर में, चाहे वो एलटी की हो, चाहे यूपी जीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस भी या कुछ भी हो। शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैं इसमें कवर क्या करूँगा। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है और ये मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात नहीं है। नो वेयर यू कैन फाइंड मोर देन दिस, यानी कि आप ना इससे ज़्यादा कहीं पाने वाले नहीं। वास्तव में आप देखोगे स्किप किए भी ना तो आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे यहाँ जो आप पाए होंगे, आपने नहीं लिखा होगा। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारे जगहों से नोट्स बनाए कलेक्ट करके मटेरियल। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। मैं बात करूँगा सबसे पहले इसमें नोटेबल वर्क्स के बारे में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क्स इसमें होंगे वो, चूँकि बायोग्राफी में हम सब कवर नहीं करते, वर्क्स का नाम लिख देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। मतलब आपको यहाँ बता दी जाए कि बहुत सारे ऐसे कोटेशंस जो क्रिटिक्स ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ को जो क्रिटिक्स ने कहा है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में जो जो आए हुए हैं मैंने वो रखा है यहाँ पर। और कुछ ऐसे कोट्स भी रखे हुए हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद कहा है अपने वर्क में, अपने सोनेट में, अपने पोएम्स में, बैलेट्स में, जो भी है। तो कोटेशन जो क्रिटिक्स ने कहा है वर्ड्सवर्थ को, और कुछ कोटेशन जो वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम्स में रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं देने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं। यानी कि आप देखोगे आपको लगेगा कि बेहद ही खास पॉइंट्स है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कह सकते हैं हम कि फुल पैकेज ऑफ डिटेल बायोग्राफी आपको मिलने वाली यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो चलते हैं, कंफर्म करते हैं। वर्ड पेज पर बनाने के कारण हो सकता है आपको कुछ असुविधा हो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको या कुछ और दिखे आपको, जैसे टाइम वगैरह जो भी है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। मोबाइल में शूट करना और वो भी वर्ड पेज पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। शुरू करता हूँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ शुरू करने से पहले बायोग्राफी को, कि जो जो पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे या बेहद इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको यहाँ पर फोकस कराऊंगा कि ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन वो जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके बर्थ प्लेस और बर्थ डेट के बारे में। 7 अप्रैल 1770। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ। आपको वहाँ पर वो 1 2 3 4 कर देगा और लिख देगा, एक तरफ देगा राइटर्स के यानी पोएट्स के नेम, और सेकंड जो सेक्शन, जैसे ये कॉलम ए, कॉलम बी में वो लिख देगा डेट ऑफ ईयर या बर्थ ऑफ ईयर इनकी। जैसे कि फर्स्ट में लिख दिया विलियम शेक्सपियर, यहाँ लिख दिया 1770, फिर लिख दिया शेक्सपियर, फिर किसी और का लिख दिया 1834 या कुछ भी। तो इस तरीके से वो आपको मैच कराने के लिए कहेगा। तो कम से कम आपको वर्ड्सवर्थ या जो मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके ये ईयर ऑफ बर्थ भी याद करनी होगी। आगे की जो है यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो लिखा हुआ है कॉकरमाउथ। ये वो प्लेस है जहाँ पर ये पैदा हुए थे, जो कम्बरलैंड नामक जगह पर है। कम्बरलैंड का मतलब यहाँ पे है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में आती है। लेक डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली 3 काउंटी आती है। काउंटीज़ मतलब होता है एक प्रकार से छोटे छोटे कस्बे, जिसमें से कम्बरलैंड एक है। वेस्टमोरलैंड आपने यहाँ नीचे दिखेगा, आपको वेस्टमोरलैंड दिखेगा, और एक और है जिसका नाम है लैंकशायर। तो 3 काउंटीज़ है लेक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले जगह, जिसमें से एक है कम्बरलैंड। तो कम्बरलैंड में ये पैदा हुए थे। जैसे हमारे यहाँ होता है मंडल, एक मंडल में 3 जिले, 4 जिले, 2 जिले होते ना, वैसे ये मान लीजिए कि आप एक मंडल टाइप का है और ये 1 जिला है, ये 2 जिला है और लैंकशायर तीसरा वाला है। तो ये भी पूछ सकता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट में कितने काउंटीज़ आती हैं, जो कि इंग्लैंड में है। कॉकरमाउथ जरूर याद रखिएगा कम्बरलैंड के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्लेस ऑफ बर्थ। डेथ इनका हुआ 23 अप्रैल को 1850 में रीडल वेस्टमोरलैंड में, यानी कि एक लेक डिस्ट्रिक्ट के एक काउंटी में इनका जन्म हुआ और दूसरे काउंटी में इनका डेथ हुआ। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इनका डेथ हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में, इवन एलटी ग्रेड के या बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कि इनका डेथ या किसी भी पोएट का, राइटर का डेथ कैसे हुआ। तो यहाँ है प्लूरिसी के कारण का डेथ हुआ।
पीलूसी का मतलब एक होता है चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट में पेन के कारण का डेथ हुआ और ये बरीड किए गए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो बरीड पूछता है वो कि किस चर्च में, और दूसरा जो आने वाला है शब्द उस वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा वर्ड है देखिएगा। इनको बरी किया गया था, दफनाया गया था सेंट ओसवाल्ड्स के चर्च में, जो कि ग्रासमेयर में है। ये ग्रासमेयर वो वर्ड है जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिखाएगा। आपको अभी ग्रासमेयर से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो ये ध्यान दीजिएगा ग्रासमेयर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर की, फादर का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि वो ये पूछ सकता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ यहाँ दिया है, वैसे अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम तो जॉन शेक्सपियर। तो जॉन जॉन दोनों में है, बस सरनेम चेंज है, तो वो कंफ्यूजिंग होती है टाइटल, तो वो याद रखिएगा। फादर इनके हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, ऐसे गाल्सवर्दी के जॉन गाल्सवर्दी भी हैं, जॉन 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 सबके। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लोथर के। याद रखिएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जेम्स लोथर, जो कि फर्स्ट अर्ल है लॉन्सडेल के, फर्स्ट अर्ल लॉन्सडेल के जो थे जेम्स लोथर, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव थे। मदर की बात करें तो एन कॉक्सन इनकी माँ थी। यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एक फैक्ट कि जब ये 8 साल के थे तो इनकी माँ का डेथ हो गया, और जब ये 13 साल के थे तो इनके फादर का डेथ हो गया, यानी कि 1783 में, 1783 में इनके फादर का डेथ हुआ, 1778 में इनकी माँ का डेथ हुआ। किस तरीके से ये भाई बहन पांचों रहा करते थे, किस तरीके से गुजारा बसर किए, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिएगा आगे है नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हम बढ़ें वाइफ के बारे में, तो मैरी हचिंसन से इनकी शादी हुई 4 अक्टूबर 1802 में। याद रखिएगा ये डेट। 4 अक्टूबर 1802 में इनकी शादी हुई। डेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं इसी पर। मैरी हचिंसन इनकी खुद की कजिन थी और ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी इनकी, और इनको हैड टू मैरी, यानी कि ही हैड टू मैरी, इन्हें शादी करनी पड़ी, यानी कि फोर्सफुल इनकी शादी हुई। क्यों हुई? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वर्ड्सवर्थ की उसमें अच्छी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया फादर की डेथ, मदर की डेथ होने के बाद कौन क्या किसका आजकल है, तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, बावजूद इसके कि वो 30+ हो चुके थे, फिर भी इसलिए फाइनेंशियल डेट हो चुका था इनका, यानी कि बहुत सारे कर्जे इन पर चढ़ गए थे। इसको हटाने के लिए इनको खुद की कजिन से शादी करनी पड़ी, यानी इनका प्रेम जो था वो कोई दूसरा था, लेकिन शादी करनी पड़ी मैरी हचिंसन से। कौन था वो प्रेम, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें कितने भाई बहन, तो 5 भाई बहन थे विलियम वर्ड्सवर्थ मिला करके। डोरोथी जो कि इनकी बहुत खास सिस्टर थी, शुरू से अंत तक इनके साथ रही। बहुत सारे पोएम्स में, यहाँ तक कि ये खुद भी डोरोथी ने बहुत सारे पोएम्स लिखे, जैसे ग्रासमेयर, अ फ्रैगमेंट, थॉट्स ऑन माई सिक बेड, ये सारे पोएम्स तो डोरोथी ने ही लिखे थे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डोरोथी ने मिल करके लिखे, वैसे जैसे कि चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर ने लिखा था। तो डोरोथी, रिचर्ड, जॉन, क्रिस्टोफर और ये विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके भाई भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करते हैं, क्योंकि भाइयों के ऊपर भी इन्होंने कुछ जो है वो पोएम्स लिखी हुई है। न केवल भाई बल्कि वाइफ, बेटी, सबके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। नोटेबल वर्क्स की बात करें तो लिरिकल बैलेड्स नो डाउट आप कह सकते हो मास्टरपीस थी इनकी, इसी के कारण ये वर्ल्ड फेमस हुए। एक बहुत बड़ी पॉइंट आपको देने वाला हूँ मैं, ये आप तो ये याद रख लेते हो कि 1798 वो ईयर था इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड, बट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमेरिका में ये कब पब्लिश हुई, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है आपके माइंड को ये सोचने में कि 1798 हुआ तो अमेरिका में कैसे, तो आप जो है ना बिना सोचे 1798 करके चले आते हो, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा 1802 वो ईयर था अमेरिका में पब्लिश होने का लिरिकल बैलेड्स के फर्स्ट एडिशन को। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके पोएम्स है ना वो इसी वॉल्यूम्स में है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। उसके बाद ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इंपॉर्टेंट आपका ओड है ये। द एक्सकर्जन और द प्रिल्यूड जो कि 14 बुक्स आपने पढ़े होंगे, एक्सकर्जन में 9 बुक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके नोटेबल वर्क है। ये याद रखिएगा कितने बुक्स थे इसमें। आगे अगर हम देखें तो अल्मा मैटर, हॉक, यहाँ कॉमा होना चाहिए, हॉकशीट ग्रामर स्कूल इनकी बेसिक स्कूल थी। जब ये छोटे थे तब यहाँ जाते थे ये, और जब थोड़े बड़े हुए 1791 में जैसा कि उन्होंने BA की डिग्री ली, और वो भी कहाँ से, सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। तो ये 2 कॉलेज हैं, नाम याद रखिएगा, कैम्ब्रिज की है ये कॉलेज, क्योंकि कभी कभी देखा है कि कौन सा पोएट या राइटर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है मैच करने के लिए, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इनकी है, भले नाम कॉलेज का सेंट जॉन कॉलेज ही क्यों ना हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों से कलेक्ट करके लिखा हुआ अपने नोट को, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, हर एग्जाम में ये आपके काम आने वाला है। यहाँ है कि ही रिजेंबल्स जी क्रैब इन क्वेस्ट फॉर कॉमन लाइफ। एक्चुअली आपको पता होगा कि कॉमन लाइफ पर लिखा करते थे, नेचर पर लिखा करते थे, ये मतलब रस्टिक पीपल पर लिखा करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। हालांकि ये नेचर और ब्यूटी इसी पर ही लिखा करते थे, लेकिन उसमें कॉमन लाइफ के बारे में भी दिखाता था, भले वो इमेजिनेटिव ही क्यों ना हो, जैसे लूसी के बारे में या माइकल के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉमन लाइफ का कंसेप्ट है ना, ये क्वेस्ट, ये डिजायर इनकी जो है वो रिजेंबल्स है जी क्रैब से। जी क्रैब भी ऐसे लिखा करते थे, और उसी की यहाँ पर जिरोक्स फोटोकॉपी आप कह सकते हो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लाइफ को की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉमन लाइफ का जो डिजायर थी लिखने की, वो किससे प्रेरित होकर के इन्होंने लिखा है, तो वो है जी क्रैब महोदय। हिज डेब्यू एज ए राइटर इन 1787, यानी कि 1787 में इनकी शुरुआत हो गई थी राइटर के रूप में लिखने का। हालांकि जो इन्होंने लिखा वो एक सोनेट था, और वो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ, लेकिन पब्लिश 1807 में हुआ, तब जब ये फेमस हो चुके थे। तो शुरुआत तो इन्होंने ये की थी, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इनकी पोएम क्या थी, तो आपको ये नहीं लिखनी है, क्योंकि सोनेट का नाम नहीं दिया गया है, मैंने ढूंढा मिला नहीं मुझे, आपको ये लिखना भी नहीं है क्योंकि ये पब्लिश लेट में हुई थी। तो वो पोएम कौन सी है जो फर्स्ट इनकी मानी जाती है, वो आपको अभी मिलने वाली है। लिखा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें आप, कि वास्तव में ये 3 बार गए फ्रांस। ये भी पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स ही विजिटेड फ्रांस, तो आपको यहाँ देना होगा कि हाउ मेनी टाइम्स डिड ही विजिट। तो वास्तव में ये 3 बार गए थे, फिलहाल मैंने यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ थर्ड भी होगा कहीं पर। जब फ्रांस ये 2 बार गए, फर्स्ट टाइम ये 1790 में गए, और सेकेंड टाइम 1791 में गए। ये वो भी तब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। देखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है, और ये 2 बार फ्रांस जा चुके हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कितनी बार फ्रांस गए, या आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये कितनी बार गए, तो ये फैक्ट होगा। और एक और बड़ी बात, वो ये भी पूछ सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ड्यूरेशन क्या था उस समय, किस समय से किस समय तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। आप सोचोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पूछ रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो जब राइटर को दे दिया ना कि आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ो, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ी हुई हर ट्रेंड्स, हर मूवमेंट्स को आपको कवर करना होगा। तो याद रखिएगा 1789 से 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला। और ये बहुत बड़ी फैक्ट है कि उस समय जो राजा थे वहाँ के फ्रांस के, वो थे किंग लुइस द 16th, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, तो देयर इन 1791 जब ये सेकेंड टाइम गए ना वहाँ पर फ्रांस में, ही फॉल्स इन लव विद फ्रेंच वुमन, ये प्रेम में पड़ गए फ्रेंच के एक वुमन के, जिसका नाम था एनिट वेलन। एनिट वेलन से इनका प्रेम हुआ वहाँ पर, कुछ समय वहाँ ये रहे, और एनिट वेलन को वास्तव में ये लौट आए तब तक। बाद में एनिट वेलन को 1792 में एक लड़की हुई, जिसका नाम उसने कैरोलिन रखा। तो कैरोलिन जो थी वो इन दोनों की पुत्री थी, भले ही शादी नहीं हुई थी इनकी। थर्ड टाइम अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिलने गए, क्यों? क्योंकि उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, बड़ी क्रांति थी, बड़ी परेशानियां थी, इसलिए वो इंग्लैंड से, और वास्तव में ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही था, तो दोनों के बीच में जब तक समझौता नहीं हो गया तब तक ये गए नहीं। तो तीसरी बार ये फ्रांस गए, आगे लिखा भी है व्हेन पीस ऑफ एमियंस अलाउड विद इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो जब दोनों के बीच में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये शांति का समझौता हुआ, तब जाकर के ये गए। वो भी कब? 1802 में, और वो भी किसके साथ? डोरोथी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ। और ये वही ईयर है 1802 जब इनकी शादी हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। लेकिन वर्ड्सवर्थ शादी के पहले गए थे, वर्ड्सवर्थ शादी के पहले गए थे। 4 अक्टूबर को इनकी शादी हुई थी वर्ड्सवर्थ की। जस्ट शादी के पहले ये गए थे अलविदा कहने एनिट वेलन को कि अब हमारी तुमसे कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। और लास्ट टाइम देखने गए थे एनिट वेलन को, अपनी लड़की कैरोलिन से भी मिलने गए थे, क्योंकि ये देखे नहीं थे जब से वो पैदा हुई थी। कैरोलिन उस समय 9 साल की थी, और खुद बाद में 1816 में 1816 में वर्ड्सवर्थ ने उसकी शादी की अपने एक परिचित व्यक्ति से। और बहुत बड़ी चीज़ यहाँ देने वाला हूँ मैं आपको, जो यादें हैं ना, भले ही शादी नहीं हुई एनिट से, कैरोलिन उनकी लड़की ना रह पाई हो लीगली, लेकिन कैरोलिन के लिए उन्होंने एक सोनेट लिखा था, नाम था इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो ये याद करते हैं अपने सी साइड के वॉक को, जब वो कैरोलिन के साथ घुमा करते थे। 1802 में जब गए थे तो ये कैरोलिन के साथ कुछ समय बिताए थे, सी साइड पर गए थे वॉक करने, उस टाइम को ये रिकॉल करते हैं और एक सोनेट का नाम देते हैं, इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, और वहाँ पर कैरोलिन के लिए लिखते हैं। तो ये कोट भी है और ये बताता भी है कि ये कैरोलिन के लिए लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि किसके लिए लिखा गया है, ये क्या है, ये सोनेट है, ये सारी चीज़ें। अब मिलते हैं ये कॉलरिज से।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप सोचोगे कॉलरिज के बारे में कैसे आ गया जब ये वर्ड्सवर्थ हैं, तो वर्ड्सवर्थ हैं तभी तो कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ से ही तो जुड़े हुए हैं ये। और मैंने आपको नहीं बताया कि लेक पोएट के बारे में भी जब बातें होती है, डिस्कस होता है, तो लेक पोएट्स में हमारे ये कॉलरिज आते हैं, क्योंकि लेक पोएट्स वो पोएट्स होते हैं जो कम्बरलैंड, लैंकशायर और वेस्टमोरलैंड, ये 3 काउंटीज़ में जो भी पैदा हुए पोएट्स उनको कहा जाता है लेक पोएट्स। और उसमें से साउदी महोदय, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय और एस टी कॉलरिज महोदय, ये 3 लोगों को लेक पोएट माना जाता है। ठीक है, तो कॉलरिज महोदय 1795 में मिले। वैसे जानते हैं कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ पहले से थे 92-93 में ही, लेकिन 1795 में मिले ब्रिस्टल और सॉमरसेट में, और वो भी तब जब वर्ड्सवर्थ जो थे वो सेटल हो गए डॉर्सेट शायर में। ठीक है, और ये सेपरेट भी हो गए 1810 में, यानी कि दोनों की मित्रता भंग हो गई 1795 से 1810 के बीच में, जब इन्होंने लिकर बैलेड पब्लिश किया, दोनों ने मिला करके। उसके बाद भी कुछ सालों तक चला इनका दोस्ती, लेकिन बाद में सेपरेट हो गए वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से। क्यों हो गए वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जानकारी देना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये थी कि ये ओपियम एडिक्ट हो गए थे कॉलरिज, तो ओपियम ज़्यादा यूज करने के कारण जो थे ये लिख नहीं पाते थे, बहक जाते थे। हालांकि कुछ पोएम्स ऐसे लिखा था इन्होंने जो ओपियम का इस्तेमाल इन्होंने करके लिखा था, और ये सोचा करते थे कि मैंने ओपियम लिया और मुझे नींद आ गई, नींद में इनको दिखे कुछ ऐसे इमेजेस जिसको इन्होंने कहानी और कविता का रूप दिया और बना लिया। वो तो ठीक था कि ओपियम के कारण को दिखा, लेकिन इसके कारण बहुत झगड़े होने लगे थे लोगों से, इनकी रेपुटेशन कम हो रही थी कॉलरिज की, इसलिए वर्ड्सवर्थ ने समझाने की कोशिश की और ये नहीं माने, तो ओपियम के कारण को जो है रिजेक्ट किया गया कि ठीक है अब हमारा आपसे ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता ये रिश्ता। और जो दूसरा रीजन था वो था सारा हचिंसन। सारा हचिंसन जो है वो मैरी हचिंसन यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की बहन थी सारा हचिंसन, जिनके साथ इनका संबंध था, रिलेशन था कॉलरिज का, जो पसंद नहीं था वर्ड्सवर्थ को कि एक ओपियम एडिक्टेड व्यक्ति जो है वो रिलेशन रखे उसके खुद के रिलेटिव्स के साथ। तो इन दो कारणों के कारण जो है वो सेपरेशन हुआ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि कॉलरिज की जो शादी हुई थी वो सारा से हुई थी, लेकिन वो सारा हचिंसन न थी बल्कि सारा फ्रिकर थी, और वो जो थी वो सिस्टर थी रॉबर्ट साउदे जो कि एक लेक पोएट है। रॉबर्ट साउदे की वाइफ एडिथ की बहन थी सारा फ्रिकर, उनसे शादी हुई थी इनकी कॉलरिज महोदय की। साउदे आपको पता होगा कि वो पोएट ल्यूरेट भी थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कॉलरिज 1810 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि दोस्त थे कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो लिखा करते थे सब पर हाँ हाँ नहीं करते थे कॉलरिज, भले वो दोस्त थे। क्रिटिक के रूप में कॉलरिज ने कुछ कंडेम्स भी की है, आरोप भी लगाया हुआ है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा। वर्ड्सवर्थ की राय थी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन पर इन्होंने अपनी राय रखी, या राइम और मीटर पर इन्होंने अपनी राय रखी वर्ड्सवर्थ ने, उसका अपोज किया कॉलरिज ने। क्या थी वो बातें जिस पर कॉलरिज ने अपोज किया, वो आपको अभी एक कोटेशन के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट है 1843 में जब रॉबर्ट साउदे की डेथ हुई तो पोएट ल्यूरेट बनाया गया इन्हें, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये याद रखिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले पोएट ल्यूरेट कौन था, या विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट ल्यूरेट कौन बना, 1850 में पोएट ल्यूरेट कौन बना, ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी क्योंकि वो विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। 1843 में इनको बनाया गया, और चूंकि 1850 में इनका डेथ हो गया वर्ड्सवर्थ का, तो ये केवल 7 साल तक रहे। बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने पहले तो मना कर दिया कि मैं पोएट ल्यूरेट नहीं बनूंगा। जो पीएम रॉबर्ट पील महोदय थे उनसे इन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। पोएट ल्यूरेट का मतलब होता था एक प्रकार से राजकवि, और राजकवि वो होते थे जो राजा के कहने पर लिखा करते थे। और पता होगा आपको कि अभी भी इंग्लैंड जो है ना, ब्रिटेन जो है ना, वहाँ पर राजशाही चलता है। जैसे अभी भी वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथन II है वहाँ पर, तो भले पीएम होते हो लेकिन वहाँ रानी राजा वाला काम चलता है अभी भी है। तो इन्होंने कहा कि मैं राजकवि नहीं बन सकता, मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं लिखने के लायक नहीं हूँ। तब पीएम रॉबर्ट पील महोदय ने कहा, एश्योर किया उन्हें, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। ये कोट है जो रॉबर्ट पील ने यूज किया है कि आपसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है, बस आप पोएट ल्यूरेट बन जाओ। इस प्रकार से ही बिकेम द ओनली पोएट ल्यूरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस, यानी कि पहले पोएट ये बने कि जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा, कोई भी राजा के लिए, राज्य के लिए नहीं लिखा पोएम इन्होंने। ब्राउनिंग इस पर भड़क गए,
रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अटैक किया ये कहते हुए कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे लॉस्ट लीडर हैं, कि ये ऐसे नेता हमारे थे कि अब ये रास्ता भटक गया है, ये लॉस्ट खो चुका है। और ये इन्होंने अपनी बात वर्ड्सवर्थ को कमेंट करके लिखी हुई है, अटैक किया हुआ है वर्ड्सवर्थ पर अपने पोएम 1845 में लिखे गए द लॉस्ट लीडर में। तो लॉस्ट लीडर में ब्राउनिंग ने कहा है इन्हें, वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर। तो आपको मिले कि लॉस्ट लीडर कौन है, वर्ड्सवर्थ है। किसने कहा, ब्राउनिंग ने कहा, कब कहा और किस पोएम में कहा, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको है। और क्यों लॉस्ट लीडर कहा, क्योंकि पहले जिस राजा के या राजशाही की ये अपोज करते थे, विरोध करते थे वर्ड्सवर्थ, उसी के द्वारा दिए गए सम्मान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्राउनिंग को ये बुरा लगा कि आप अपोज भी कर रहे थे हमारे साथ जब थे, और जैसे आपको सम्मान मिला आप लपक गए, आप लपक लिए उस सम्मान को, ले लिए, आप प्योर पोएट laureate बन गए। ये गलत बात है। द पीरियड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा पीरियड वर्ड्सवर्थ का जो था वो बहुत पिनेकल पर था, मतलब ग्रेट डिकेड अगर बात करें हम 10 सालों की, कौन से 10 साल थे जो पोएटिक प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो था 1797 से 1807 में। आपको शायद याद हो लिरिकल बैलेड हो, चाहे पोएम टू वॉल्यूम हो, यहाँ तक कि प्रिल्यूड, एक्सकर्जन, ये सब की शुरुआत जो थी वो 1807 के पहले हो गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है डिकेड। 1793 में ये है वो पोएम जो मानी जाती है कि इनकी पहली पोएम है। भले 1787 में इन्होंने लिखा था एक सोनेट, लेकिन वो चूंकि पब्लिश नहीं हुई थी। ये है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एन इवनिंग वॉक, ये 1793 में लिखी थी, ये पहली पोएम मानी जाती है इनकी। और एक और इसका बेस है, और वो ये कि टिंटन में जब ये 1798 में गए थे 5 साल के बाद, तो ये यहाँ पर इन 2 पोएम्स को लिखे थे, और तब इनके अंदर वो फीलिंग नहीं थी जो फीलिंग 1798 में आई जब ये टिंटन गए। टिंटन में 1793 में भी गए, 98 में भी गए। 98 में ये अपनी बहन के साथ गए। 93 में जब गए थे तो वहाँ पर इनको सिर्फ जैसे इंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं, देखा इन्होंने, मजा लिया, चले आए। लेकिन 1798 में इनके अंदर एक मिस्टिकल पैंथेइज्म थी। मिस्टिकल पैंथेइज्म एक प्रकार से एक फ्रेज है जो इस्तेमाल की जाती है इनके पोएम्स में, जो आप टिंटन अबे जब पढ़ोगे ना आपको वहाँ बताई जाएगी। तो ये बेस है। पहली बार टिंटन अबे गए थे 1903 में, और बाद में फिर 1985 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट है अपनी डॉटर, जो इनकी खुद की डॉटर थी, मैरी हचिंसन से पैदा हुई, डोरा वर्ड्सवर्थ। इनके लिए उन्होंने जो लिखा वो ये एड्रेस टू माई इन्फेंट डॉटर, क्योंकि ये पूछा जाता है वर्ड्सवर्थ ने अपनी लड़की के लिए क्या लिखा, वर्ड्सवर्थ ने अपनी भाई के लिए क्या लिखा, या ये वाला पोएम किसके लिए लिखा है, भाई के लिए, वाइफ के लिए, लड़की के लिए, किसके लिए। तो मैंने आपको कैरोलिन का बताया, डोरा का बता रहा हूँ, इनके वाइफ का बता दूंगा, इनके भाई का भी लिखा इन्होंने माई ब्रदर्स करके पोएम, सोनेट। तो डोरा वर्ड्सवर्थ जब छोटी थी तो इन्होंने लिखा था एड्रेस टू माई इन्फेंट डॉटर, जो कि 1804-5 में लिखा गया था जब वो छोटी थी, इन्फेंसी में थी। और बाद में द ट्रायड नामक इन्होंने लिखा पोएम 1828 में अपने डॉटर के लिए, डोरा के लिए। शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, ये अपनी वाइफ मैरी के लिए इन्होंने लिखा है। 19 लूसी पोएम्स और मैथ्यू पोएम, ये मैंने चूँकि मैंने देखा, मुझे लगा कि ये मुझे लिखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। आपके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा ये लूसी पोएम्स जो है ना, जो इसमें 5 पोएम्स हैं, और मैथ्यू पोएम जिसमें 4 पोएम्स हैं। तो ये जो लूसी पोएम और मैथ्यू पोएम है ना, इसे गॉसलर लिरिक भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ गॉसलर लिरिक या विच पोएम्स आर इन गॉसलर लिरिक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं। गॉसलर है क्या, वास्तव में गॉसलर एक जगह है जर्मनी में, जहाँ पर इन्होंने ये लूसी पोएम्स और लिखा हुआ था ये अपना मैथ्यू पोएम्स। तो लूसी पोएम और मैथ्यू पोएम जो है इन्होंने गॉसलर में लिखा था, इसलिए इसका नाम गॉसलर लिरिक रखा गया। हिज पोएटिक वर्क्स आर इन 6 वॉल्यूम्स, इनके जो पोएटिक वर्क्स हैं वो 6 वॉल्यूम में है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो वॉल्यूम्स है वो ये है 1807 में, 15 में, 27 में, 32 में, 36, 37 और लास्ट का जो इनका कार्यकाल था 49-50 में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सॉन्ट लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 500 प्लस। पेपर में आएगा तो 500 प्लस आएगा, 500 प्लस इन्होंने लिखा हुआ है। किड्स का भी लिख दिया मैंने यहीं पर लगे हाथ, 67 लिखा है। सैमुअल कॉलेरिज ने 48, पीबी शेले 18। आपको पता ही है कि शेक्सपियर ने कितना लिखा है। तो ये है सोनेट्स के मैटर। एक और बड़ी बात वो ये पूछ सकता है कि केवल एक ही प्ले वर्ड्सवर्थ ने लिखा है अपने लाइफ में, और वो नाम है द बॉर्डरर्स। तो इकलौता प्ले का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए, द बॉर्डरर्स। अब हम चलते हैं उन कोट्स पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा गया है राइटर के द्वारा, क्रिटिक के द्वारा। ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है कीट्स महोदय ने, जॉन कीट्स महोदय ने। एक और बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि जॉन कीट्स ने क्यों कहा ये और कब कहा। तो जॉन कीट्स ने 1818 में कहा था इसे।
ईगोटिस्टिकल सबलाइम, अगर ये पूछा जाए ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा, कीट्स ने कहा, किसको कहा, वर्ड्सवर्थ को कहा, कब कहा, किसके द्वारा कहा, तो एक्चुअली कीट्स ने एक लेटर लिखा था 1818 में अपने दोस्त रिचर्ड वुडहाउस के लिए, रिचर्ड वुडहाउस। तो उस लेटर में इन्होंने एड्रेस किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को एज एन ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ईगोटिस्टिकल सबलाइम का मतलब होता है कि उनके जो जीनियसपन था इनका वर्ड्सवर्थ का, कि वो फोकस करते थे इंपॉर्टेंस पर, नेचर की और नेचुरल ब्यूटी पर, इसलिए इनको ईगोटिस्टिकल सबलाइम या अहमवादी शानदार व्यक्ति कहा गया है। पहले अहम है उनमें, लेकिन वो शानदार व्यक्ति है, वो जीनियस व्यक्ति है, वो नेचर के बारे में लिखता है, वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखता है, अच्छा लिखता है वो। तो ये कीट्स की जो थी वो कॉइन की गई एक फ्रेज है वर्ड्सवर्थ के लिए। मैथ्यू नॉन ने लिखा था इनके लिए द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कि ये हाई प्रीस्ट है नेचर के। स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के ये स्पॉइल्ड चाइल्ड हैं, विलियम हैजलिट ने लिखा है इनके बारे में। टेनिसन ने टेंशन दी है इनको वर्ड्सवर्थ को और कहा है, वैसे वर्ड्सवर्थ के लिए अच्छा कहा इन्होंने, टेंशन तो इलियट ने दिया है, टी.एस. इलियट ने। टेंसन ने कहा है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, यानी उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा है अपने पोएम्स में, जबकि इलियट ने विरोध किया है और कहा है कि ही डिडंट प्रैक्टिस हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। अपने खुद के पोएम में जो थ्योरी उन्होंने अपनाई है वर्ड्सवर्थ ने, वो खुद फॉलो नहीं की है। कौन सी थ्योरी है? एक थ्योरी आपको यहीं दिख जाएगी अभी नीचे, वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये रैनसम ने कहा है कि भैया ये इंग्लिश पोइट्री के जायंट हैं। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, ये गोएथे महोदय ने कहा है। रोमांटिसिज्म की इन्होंने क्रिटिसाइज की है, बुराई की है। और लॉवेल ने कहा है, लॉवेल तो एक वर्ड ही दे दिए हैं वर्ड्सवर्थ के नाम पे, जैसे लैंग शायर, ये शायर, वो शायर, वैसे इन्होंने वर्ड्सवर्थ शायर ही कह दिया कि ही इज द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। अब हम बात करेंगे उन कोट्स पर जो वर्ड्सवर्थ ने खुद अपने पोएम्स में लिखी हैं, जैसे कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये याद रखिएगा किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। कहाँ लिखा है आप ढूंढ सकते हो। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये भी आपको याद होगा कि कहाँ लिखा है, वैसे मुझे लगता है ये रेनबो में लिखा है इन्होंने। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस, ये याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने क्यों कंडेम किया था, क्यों इनकी बुराई की थी। और अभी आपने देखा यहाँ पर टेनिसन, एलियट ने भी कहा है कि जो ये कहते हैं वो किए नहीं। तो यहाँ ये है वो चीज़, देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो भाषा है ना प्रोज की, उसमें और ये जो पोएम की भाषा में है, इसके कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए राइमिंग और मीटर अगर हटा भी दी जाए ना पोइट्री से तो भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा। इसका विरोध किया कॉलेज ने, कहा नहीं, लैंग्वेज प्रोज के अलग होते हैं और राइमिंग मीटर के बिना पोइट्री नहीं होती है। और टेनिसन महोदय ने जो है वो तो बड़ाई ही की है। इलियट महोदय ने भी यही बात कही है कि नहीं, ये जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग कहते हैं ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। इसलिए इलियट महोदय ने खुद एक डेफिनेशन दी है पोइट्री की, जो आपको इलियट महोदय के जब हम पाठ करेंगे, इलियट महोदय का जब भी हम कोई वर्क या उनके बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे तब लिखेंगे। नेक्स्ट है जो वर्ड्सवर्थ ने आप कह सकते हो बचाव करते हुए शेक्सपियर के सोनेट्स का लिखा है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। एक्चुअली लोग कहते थे, क्रिटिक कहते थे कि शेक्सपियर अगर ड्रामा ना लिखे होते, ट्रेजेडी कॉमेडी ना लिखे होते, केवल सोनेट लिखे होते, तो वो एक अच्छे सोनेटियर नहीं होते। उनका नाम कोई नहीं याद रखता, उनके सोनेट्स बहुत बुरे हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनको बचाव करते हुए शेक्सपियर का कहा कि दिस की का मतलब है सोनेट से। इस सोनेट के कारण शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल कर रख दिया, यानी कि वो बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। इसको ऑन नॉट टू द सोनेट्स ऐसा करके वो पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ब्लिस वाज इट इज दैट डॉन टू बी अलाइव, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन 1810 में जो लिखा गया था उसका एक लाइन है, और ये डॉन का मतलब है उदय, और ये फ्रांस में जो है एक उदय हो रहा है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद। तो ये कोट्स हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, बहुत सारे अभी भी हैं। फिलहाल बायोग्राफी है, ये हम सब कवर नहीं कर सकते। आशा है आपको समझ में आई होगी। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।